वित्त मंत्रालय ने एक उसमें नोटिंग भेज दिया है कि अब कोई भी सरकारी नौकरी नहीं डाल तो जो भी रहा हो, लेकिन विकास ही किया हो। विकास के नाते जनता हमको पसंद कर रही है, न कि मुझे और कोई विशेषता। तो परिवारवाद सब लोग करते हैं अपने अपने बेटे के लिए, सारे लोग चाहते हैं। लेकिन सपा में तो ऐसा नहीं। अखिलेश यादव ने तो अपने सारे परिवार को अलग कर दिया है। खाने की व्यवस्था, पानी, ये बहुत बड़ा पाप है। बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा पाप है, जो कि जिसको माता मानते हैं उसकी, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी माता, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अपनी माता को नहीं मानते। आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल नो पॉलिटिक्स भारत में। मैं रजत सिंह। आज हम आए हैं बसपा में रहे मंत्री और अभी सपा में हैं जगदीश नारायण जी, उनके घर पे। आज हम उनसे साक्षात्कार करने आए हैं और उनकी थोड़ी पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि, उनका बचपन का काल और राजनीति में उनका जो इतना समय रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी जैसे पृष्ठभूमि रही है, राजनीतिक पृष्ठभूमि। मैं यार किसान परिवार में हूँ, किसान परिवार में पैदा हुआ और कुछ मेरे सौभाग्य से कि हमारे यहाँ पिताजी, यहाँ सारे लोग आते जाते थे राजनीति के लोग, तो सबसे जान पहचान लगती है। तो हम जब 5 वर्ष पास किए हैं तब तो थोड़ा राजनीति में सक्रिय हो गए, लोकल लेवल प्रचार प्रसार तब से कर रहे हैं। और फिर हाई स्कूल के बाद तो सक्रिय हो गए, ज़्यादा सक्रिय हो गए। तो सर, पहले आप रहे हैं बसपा में मंत्री रह चुके हैं। हाँ, पहले कांग्रेस में मैं क्या अच्छा, सबसे पहले आप कांग्रेस का ही काम किया। अच्छा, पहले आप कांग्रेस में थे। कांग्रेस में बसपा उदय नहीं हुआ था तब, तो हाँ। कांग्रेस में थे। हाँ, नहीं तो थे। कांग्रेस का फिर बसपा से गठबंधन जब हुआ तो बसपा ने हमको टिकट दिया। अच्छा, फिर उसके बाद आप अभी मंत्री रह चुके थे। और तीन बार विधायक रहे, मंत्री 2 बार रहे। तो सर, हर बार मुद्दा उठता है पलायन को लेकर। पहले हमारा मुख्य बात रहेगी पलायन, क्योंकि हर सरकार आती है वो बात सिर्फ यही करती है कि हम जो बेरोजगार लोग हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं, नवयुवक हैं जो नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, उनको हम नौकरी देंगे। लेकिन सरकारें उन चीज़ों को, उसका जो वादा करती हैं नौकरी देने का, वो पूरा नहीं कर पाती हैं, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो। तो मान लीजिए अगर आप विधायक बनते हैं या अगले आपको कोई कार्यभार सौंपा जाता है, तो आपकी क्या वो रहेगा, विज़न क्या रहेगा लोगों को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना विजन स्पष्ट कर दिया है। इस बार उनकी प्रायोरिटी बेरोजगारी और महंगाई, मुख्य मुद्दा यही है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, कि हम आउटसोर्सिंग को ख़त्म करके सीधे संविदा पर और अधिक से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी से समाहित करने का काम करेंगे। हमारी जो छोटी इंडस्ट्री है जो बंद हो चुकी है, जिससे लोग लेबर मजदूर बेरोजगार बैठे हैं, भागते हैं, उनको भी रोकने का काम किया है। ये उनके मैनिफेस्टो में आ रहा है, मैनिफेस्टो आने वाला है, उससे आपको पूरी बातें स्पष्ट हो जाएगी। सर, जैसे कि बीजेपी हमेशा मुद्दा उठाती है गाय का और हिंदू का। तो देखा जाता है कि गाय, उन्होंने गौशाला बनाने के बाद भी कई सारी जो गायें हैं वो खुला घूम रही हैं, जिसके कारण किसानों का बहुत नुकसान होता है। आप भी किसान रहे हैं और अभी भी खेती कर रहे हैं। वही आप कर रहे हैं। कोई हाँ। दुकान नहीं है। नहीं नहीं सर, वो आप खेती कर रहे हैं, तो आपको क्या परेशानियां आती हैं या आपकी क्या राय है कि किस तरीके से इसका निवारण किया जा सकता है, या आप अगर सत्ता में आते हैं, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, गाय को तो ये लोग जब जनसंघ थी तब से पूजा कर रहे हैं, गाय के नाम पर वोट मांगते हैं। अब हम लोगों के बचपन में गऊ हमारी माता है, अन्न जल की दाता है, ये नारा लगा के जनसंघ उभरी थी, लेकिन कभी भी गाय की सुरक्षा नहीं हुई। आज की जो स्थिति है, सबसे ज़्यादा दुर्गत गायों की हो रही है। वो जो पशुओं का जो पकड़ के जा भी रही, वो मर रही हैं। डेली हम लोग देखते हैं रास्ते जाते हुए। तो सर, जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती रहती है सपा पे कि ये एक परिवारवादी पार्टी है, ठीक है, और लेकिन बीजेपी में भी कई सारे जो मंत्री हैं जिनके बेटे या उन्होंने अपने बेटों को या फिर अपने परिवार वालों को सीट दिया। लेकिन अगर उसकी तुलना में देखें तो सपा में कई जगह पर ऐसा देखने को भी मिलता है कि ये परिवारवाद पे चलती है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? आप जौनपुर जिले में बता सकते हैं कोई परिवारवाद? एक पारस जी रहे हैं, वो मरे हैं, तो उनके लड़के को टिकट मिला है, वो जनता ने जिता दिया। और जनता उनको नहीं जिताती तो खत्म हो जाते। तो अब परिवारवाद कैसे कहा जाए? उनकी भाई बड़े नेता थे, उनकी इच्छा थी, उन्होंने दे दिया। परिवारवाद सब लोग करते हैं अपने अपने बेटे के लिए, सारे लोग चाहते हैं। लेकिन सपा में तो ऐसा नहीं। अखिलेश यादव ने तो अपने सारे परिवार को अलग कर दिया है। सारे लोग अलग हुए, अलग दल बनाए, फिर समझौता हुआ, क्या हुआ ये सब भी आप सब देखे हैं।
कहाँ परिवारवाद है। तो सर जैसा कि अभी दावेदारियों में आपका नाम प्रमुखता से उठ रहा है, मैंने कई जगहों पर हमने सर्वेक्षण करा तो कई लोगों ने आपका नाम प्रमुखता से बोला। तो सर अगर पार्टी आपको इस बार टिकट देती है तो आपका विज़न क्या रहेगा आने वाले 5 सालों में? देखिए, मैं इस क्षेत्र में पहले भी रहा हूँ 15 साल। दल तो जो भी रहा हो, लेकिन विकास ही किया हो, विकास के नाते जनता हमको पसंद कर रही है, न कि मुझे और कोई विशेषता तो नज़र नहीं आती अपनी। अब विकास पर लोगों का विश्वास हुआ है तो जनता आज हमारे साथ खड़ी है। आज हम 10 साल से नहीं हैं, विधायक नहीं हैं, लेकिन जनता के प्रेम व्यवहार के नाते हम भी सक्रिय हैं। उनकी बात उनके साथ उठते बैठते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, वो आते जाते हैं, हम लोगों से बात करते हैं। तो जनता जो चाहती है, अगर चाहेगी, पार्टी अगर समझती है लड़ाएगी तो लड़ेगी, नहीं जो लड़ेगा उसकी मदद करेगी। तो सर जैसे कि बीजेपी का भी यही मुद्दा रहा है, किसान और गाय, ठीक है, तो किसानों की स्थिति इन 5 सालों में आपको क्या लगता है कि कितनी सुधरी या कितनी खराब हुई? किसानों की स्थिति वो अपना आंकड़ा उठा के देखें। भाजपा जो सरकार का आंकड़ा है, लेकिन भाजपा तो बोलती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ करा। आज एक किसान सम्मान निधि है, फिर किसानों को बहुत तरह के सहयोग देती है। तो आपके घर आपको जो है 2,000 रुपया दे दिया जाए और बाकी आपके घर शादी ब्याह बीमारी उमारी का खर्चा डेढ़ा चौगुना वो कहाँ से आएगा। एक किसान, अब आपको उदाहरण दे, अगर समय हो तो सुनिएगा। बिल्कुल। 1 बीघा गेहूँ बोता है किसान और बहुत अच्छी पैदावार करेगा तो 10 कुंटल उसमें पैदा होगा। 10 कुंटल पैदा करने में उस पर 14-15 हज़ार रुपया, बढ़िया करने में 14,000 कुल लेबर ओबर ले के खर्च होता है। 18,000 रेट है, 2,000 रुपया बचा उस किसान का। हाँ, तो उससे क्या लाभ पाएगा? अगर वो 2,000 का जूता, अगर उसके घर कोई लड़के की शादी हो गई, जूता भी नहीं खरीद पाएगा। तो किसानों की स्थिति की जो मूल रूप है, आज तक नेहरू जी भी कंफ्यूज थे, इसके बाद में आज तक भाजपा तो सबसे बड़ी किसानों की दुश्मन है। ये सारी चीज़ किसानी बंद करा के विदेश की चीज़ों का आयात करके वो किसानों को देना चाहती है। उसी का नतीजा था किसान बिल, जिसको बाद में किसानों के दबाव में वापस किया गया है। उनको तो कभी किसान प्रायोरिटी रही ही नहीं है। ये लोग पूंजीपति व्यवस्था के पोषक हैं, ये कहाँ किसानों की बात करेंगे, झूठ बोलते हैं। तो सर ये भी, लेकिन बीजेपी अपने मैनिफेस्टो और अपने काम का बखान में ये भी बताती है कि उसने बहुत सारे हाईवेज़ एक्सप्रेसवेज बनाए, बहुत सारे कॉलेजेस बनाए, मेडिकल कॉलेजेस, जो कि सपा की सरकार में नहीं बनाए गए थे। अगर आप तो जौनपुर से हम लोग बैठे हैं ना, जौनपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जो सपा सरकार में बना। हम भी थे बसपा सरकार में, बहुत प्रयास किए, जो पैसे की कमी के अभाव में नहीं बन पा रहा था। यूनिवर्सिटी वालों को मैंने कहा था, वो भी नहीं कर पाए थे। लेकिन अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पर कई दिया। एक जौनपुर में खाली बात करता हूँ, मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया, बना, तैयार क्या हुआ, बना हुआ, बन रहा है अभी। ये लोग उद्घाटन कर दिए, आज सुनते हैं कि उसमें एडमिशन हो रहा है। आप पता करिए कि जो अच्छे लड़के नहीं आ रहे हैं एडमिशन का, वहाँ कुछ सही नहीं, व्यवस्था नहीं है। आप पत्रकार हैं, अगर भीतर जाएंगे तो आपको हलने नहीं दिया जाएगा। वहाँ कुछ नहीं, खाली बात की जा रही है मेडिकल कॉलेज। तो ऐसे मेडिकल कॉलेज को बनाने से क्या फायदा। एक और गलती की है, जब अखिलेश जी ने इसको स्वीकृत किया था तो राजकीय मेडिकल कॉलेज जौनपुर था वो, अब इन्होंने स्वायत्त शासी उसको बना दिया, ऑटोनॉमस खुद में। अब इसमें गरीबों को कहाँ फ़ायदा होगा, जनपद के लोगों को फिर परेशानी बढ़ेगी, वही अमीरी, पैसा ज़्यादा लगेगा, जो चाहेंगे रेट वसूल होंगे। तो इस तरह से तो ये जो नुकसान कर रहे हैं कि फ़ायदा कर रहे हैं, ये सवाल जनता के बीच छोड़िए। चलिए ठीक है सर। सर मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि अगर सपा पार्टी अगली बार सरकार बनाती है तो उनके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे, जो मैनिफेस्टो में भी वो चीज़ें डालेंगे, लेकिन क्या आपके हिसाब से, क्योंकि पार्टी के आप सदस्य हैं, तो क्या क्या उनकी मुख्य जो योजनाएं रहेंगी या फिर जो कार्य रहेंगे? सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिजली। 300 यूनिट बिजली माफ़ करने को उन्होंने ऐलान किया है और शायद सरकार बनने पहला सबसे बड़ा काम यही होने जा रहा है कि जो गरीब आदमी परेशान होता है और सबको कनेक्शन भी दिया जाएगा। जो लड़के पढ़े लिखे हैं, लैपटॉप जो पाने के योग्य हैं, उनको लैपटॉप से भी दिया जाएगा। तो ये सब शिक्षा का वो होगा, रोजगार परक, रोजगार की व्यवस्था होगी और नौकरी की जहाँ तक अधिकतम नौकरी है लड़कों को दिया जा सकता है, बेरोजगारों को। ये सब मुख्य मुद्दे हैं, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो लेकिन अगर आपने बात करी अभी कि बच्चों को रोज़गार देने की, मैं देख रहा हूँ, मैंने कई छात्रों से बात करी, लोगों से ना, तो बहुतों में बस यही परेशानी है सरकार को लेकर, नाराज़गी भी बच्चों की यही है
कि सरकार के 5 साल में बहुत सारे उन्होंने एग्ज़ाम करवाए, बट कईयों में पेपर लीक हो गया, ठीक है, किसी में पेपर रद्द कर दे रहे हैं। तो इसकी क्या समस्या है और आप इसको कैसे टैकल करेंगे आने वाले समय में अगर आपकी सरकार आती ये है तो? सरकार चाहती है कि लोग बेरोजगार हों, सरकार की मुफ्तखोरी पर डिपेंड करें और पूंजीपति लोग मजबूत हों, अपने हिसाब से चलाइए, इनकी न्यूज़ है। अभी एक बहुत वो बड़ी अभी बजट पेश हुआ है भारत सरकार का, उसमें वित्त मंत्रालय ने एक उसमें नोटिंग भेज दिया है कि अब कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, नई नौकरी दी ही नहीं जाएगी। ये भारत सरकार की पार्लियामेंट में है, क्योंकि चुनाव चल रहा है, लोग अभी पूरी चीज़ ने हम अभी टीवी पर मैं देख रहा था, इस पर बहस हो रही थी, तो उसमें हमने देखा जब इनके इनके विजन में है ही नहीं नौकरी देना, तो नौकरी तो देंगे नहीं, इनके कार्यकाल में असंभव है। लेकिन अब जो सरकार आएगी, अगर नौजवानों को, युवाओं का तो सरकार जो है ध्यान नहीं देगी, तो फिर ये एक तरह से अराजकता का माहौल बन जाएगा पूरे देश में। सर लेकिन योगी सरकार और भाजपा सरकार खुद इस चीज़ को बोलती रहती है कि उत्तर प्रदेश में हमने इतना डेवलपमेंट करा है और उत्तर प्रदेश के कारण ही हम भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं। और उनका मानना है कि अगली 5 साल या अगली बार जब भी वो सरकार आई उसकी अगली 5 साल में, तो उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दे 2030 तक। तो आप ही क्या राय है? अच्छा, और जो लोग दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट का, तो हम आप भी हैं कि हम भी हैं। डेवलपमेंट कहाँ है, दिखा दीजिए। जौनपुर जनपद में नया क्या हुआ? अगर जो पुरानी स्वीकृति चीज़ें थी वो भी नहीं बन पाई। यहाँ एक आया था सेंट्रल स्कूल, बहुत पहले का, कांग्रेस जमाने से चल रहा है, आज तक नहीं बना। उनके मंत्री आए, उसके बयान दिए, सारी चीज़ की, जौनपुर को नहीं मिला आज तक। और छोड़िए, इस सरकार ने एक सर्किट हाउस सपा सरकार में स्वीकृत हुआ था, इनको ये बनाने की पूरी तैयारी थी, नहीं बना। ऑडिटोरियम का पैसा आया हुआ है, नहीं बना। तो अपने हम जनपद की बात करें, पूरे प्रदेश, तो ये विकास देखिए कहाँ कर रहे हैं, बता दें। लखनऊ में इन्होंने क्या नया काम कर दिया, भाषण बढ़िया हो रहा है, विकास जवानी चल रहा है। उन्होंने बनाया, अखिलेश जी ने बनाया, उसको सिर्फ आपने किया क्या, उस एक्सप्रेस वे को 6 लेन से करके 4 लेन कर दिया, कुछ पैसा बचा लिया। तो कहते हैं कि हमने बहुत कम पैसे में बना दिया, और वो उसकी क्वालिटी भी ख़राब किए हैं। तो ये डेवलपमेंट भी उनका नहीं है, तो पुराने कामों को अब अपना गिना रहे हैं। तो डेवलपमेंट हुआ कहाँ? डेवलपमेंट तो दिखाई पड़ नहीं रहा है। जहाँ तक सवाल है, कहते हैं कि हमने प्रदेश को ऐसा बना दिया, बहुत इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट आया? कोई एक वो बता दे। नोएडा गाजियाबाद में तो सभी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, जो उनको पूर्वांचल में बता दीजिए, एक भी फैक्ट्री लगी किसी कहीं? छोड़िए, यहाँ किसानों का सबसे बड़ा हब है, हम लोगों का किसानी मुख्य पूर्वांचल की। न कोई नया चीनी मिल चली, न कोई नया जो है किसानों के लिए कोई फैक्ट्री उठी ऐसी आई जो गन्ना या मटर चना किसी चीज़ के लिए कोई काम कर सके, न मंडी बढ़िया व्यवस्था हो पाई है। तो हर चीज़ तो अराजकता के दौर में दिखी जा रही है। छोड़िए, प्रधानमंत्री जी का यहाँ हमारा क्षेत्र है बनारस, हम लोग भी खुश हैं, भाई प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। एक एयरपोर्ट हमारा है, इंटरनेशनल हुए उसको युगों बीत गया, उस पर कार्गो होना था। जान लीजिए, बहुत बड़ी बात है, कार्गो स्वीकृत है वहाँ, कि आज तक वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो के रूप में डेवलपमेंट नहीं हो पाया। कई बार आपने सुना होगा कि जौनपुर में सर्वे हुआ, यहाँ हुआ, फाइनल भी हुआ है वो सर्वे, लेकिन आज तक वो नहीं कर पा, प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए। उससे फ़ायदा नुकसान क्या है? अगर यहाँ कार्गो बनता तो हमारे किसानों का जो उत्पाद है, छोटे छोटे किसान जो हैं, ये सब चीज़ें विदेश तक जाती, लोग खरीदने के लिए यहाँ आते, तो उसका एक बहुत बड़ा किसानों का लाभ होता है इस कार्गो बनने से। तो कुछ तो किए नहीं, तो हम लोग किस चीज़ का धन्यवाद देने जाए? तो बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, जनता हमारी अभी हर चीज़ जानती नहीं, इसलिए परेशान है। सर अब राजनीति से इतर सवाल कि मंत्री जी अपने स्वास्थ्य को लेकर क्या करते हैं? आप बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं, आप बिल्कुल हंसते रहते हैं, तो आपके स्वास्थ्य और हंसमुख चेहरे का क्या राज है? कम खाना, गम खाना। अच्छा, कम खाना गम खाना। तो आज की जो नई पीढ़ी है, आप उसको क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि क्योंकि आपकी इस उम्र में भी आप बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं, तो किस तरीके से छात्र अपना जीवन बिताएं, क्या डिसिप्लिन रहना चाहिए? आज की पीढ़ी जो है बहुत तेज़, फास्ट, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आधुनिकता के दौर में वो पुरातन चीज़ को भूलती जा रही है। पुरानी चीज़ों पर उनको ध्यान, आधुनिकता के दौर में आगे बढ़िए आप, लेकिन पुरानी चीज़ों को खान पान में अपने जो फास्ट फूड है ये सब छोड़ के, जो अपने गांव का है, चना मटर
ये सब जो होता है उत्पाद जो होता है इन सब चीज़ों का उपयोग करिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। तो ये हमारी बातचीत हुई मंत्री जी से, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।